Yes, good morning class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj Goyal here and hope so you are doing well. Sir, in the recent of accounts class में हम लोगों ने सर हायर परचेज टॉपिक क्या किया था, कंप्लीट किया था. आई थिंक सो 1.5 लेक्चर हमने उस चीज़ के ऊपर डिवोट किया, जहाँ पे आपने सर हायर परचेज के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनको आपने कंप्लीट किया होगा एंड कॉपी पे प्रॉपरली अलग अलग केसेस को बना के सॉल्व किया होगा. आई होप सो दैट क्लियर. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स कि अगर आपको हायर परचेज टॉपिक में अगर कोई भी डाउट्स हैं, दैट मीन्स कोई भी आपका क्वेश्चन पेंडिंग है, तो आप मेरे से वो डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं. क्लियर. एंड नाउ सर आज के लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मीन्स मेरी ओर से एक अलग ही अहमियत रखने वाला, एक अलग ही वेटेज रखने वाला पेपर में सर डिबेंचर्स का टॉपिक, दैट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आप लोगों के लिए लेके आए. एंड सर इस टॉपिक के अंदर नियर अबाउट आपके 4 से 5 लेक्चर्स कम से कम 4 to 5 लेक्चर्स आपके डिवोट होंगे. क्लियर. दैट मीन्स क्योंकि वन बाय वन मैं आपको वो टॉपिक्स कवर करवाऊंगा. एंड सबसे पहले मैं आपको अपना पैटर्न क्लियर कर दूं कि बेसिकली सर मैं आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करवाऊंगा कैसे, क्योंकि सर ये चीज क्लियर होनी जरूरी है कि सर आप मॉड्यूल में से करवाओगे या बेसिकली आप सर स्कैनर के क्वेश्चंस करवाओगे. तो मैंने यहाँ पे लेक्चर वाइज, दैट मीन्स लेक्चर वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ क्वेश्चंस अपनी ओर से क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं. दैट मीन्स मेरी ओर से आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. जैसे सर लेक्चर 1 के अंदर आज जो मैं डिस्कस करूंगा, होप सो मे बी क्लास मेरी थोड़ी सी लंबी चली जाए, बट सर मैं अपना लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट करके जाऊंगा एंड कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का करके जाऊंगा. जब आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जाके मैं नेक्स्ट आगे लेक्चर क्या कर पाऊंगा, डिलीवर कर पाऊंगा. सो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको जैसे अपनी ओर से 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो वो 4 के 4 क्वेश्चंस सर बेसिकली वो 4 क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में प्रॉपरली क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. बिकॉज मैं भी आपको वो क्वेश्चन यहां पे बना के दिखाऊंगा एंड आप भी उसको अपनी कॉपी पे प्रॉपरली बनाएंगे. एंड अगेन लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द क्वेश्चंस विच आर गिवन बाय माय साइड. क्लियर. जो बेसिकली मेरी ओर से पहले आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, पहले आप उन क्वेश्चंस को सीरियसली करना विदाउट टचिंग द मॉड्यूल, विदाउट टचिंग द स्कैनर. क्लियर. बिकॉज सर ये टॉपिक ही एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप बिल्कुल मेरी टोन के साथ चलेंगे, दैट मीन्स बिल्कुल अलाइनमेंट हमारे बीच में होगी, तब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर वे से सर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप बड़े आराम से समझ पाएंगे. क्लियर. हाँ सर क्वेश्चंस लेंथी हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे थोड़े बहुत आपके डाउट्स भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन लेक्चर्स के थ्रू आपके वो सारे डाउट्स कवर कर सकूं. एंड स्टिल फिर भी अगर आपके डाउट्स हुए तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे मर्जी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ओर से ये टॉपिक कंप्लीट होने दें. जब तक मेरी ओर से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ना आप अपना मॉड्यूल टच करेंगे, ना आप अपना स्कैनर टच करेंगे. इज दैट क्लियर. एंड आई गारंटी यू कि नॉर्मली जितने हम क्वेश्चंस करेंगे सर उसमें आपके स्कैनर के क्वेश्चंस, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस मोस्टली कवर्ड होंगे. हार्डली वैल्यूज चेंज होने के कारण एक आधा क्वेश्चन आपका डिफरेंट होगा या प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा. इज दैट क्लियर. सो पैटर्न मेरा आपको क्लियर होगा कि बेसिकली सर यहां पे इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने सिर्फ रिडम्पशन पढ़नी है. दैट मीन्स मेरे सिलेबस में सर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में कुछ नहीं है. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए. वी हैव द बेसिक नॉलेज. हमें बेसिकली सर बेसिक नॉलेज है कि डिबेंचर्स को इश्यू करते हुए टाइम हम क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं. तो सर अगर एक आध एंट्री बीच में आ भी गई, इश्यू करने की कोई एंट्री आ भी गई, तो इतनी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है. क्लियर. बेसिकली कि मैं कहूं जी मुझे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वहां पे सीखना पड़ेगा, सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बिकॉज मेरे सिलेबस का पार्ट ओनली एंड ओनली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है. एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर वन ऑफ द मेथड इज सिंकिंग फंड मेथड, जो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूंगा. दैट मीन्स जो क्वेश्चंस हम वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, सो सिंकिंग फंड मेथड में आप लोगों को समझाऊंगा. आइए सबसे पहले मैं अपना एक कॉन्सेप्ट, सर एंट्रीज वगैरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बाद में समझेंगे, पहले सर आप हमें ये पॉइंट यहां पे क्लियर करें कि सर ये जो मेथड आप नाम ले रहे हो सिंकिंग फंड मेथड,
हालांकि सर हमने एक डिबेंचर रिडम्पशन फंड नाम सुना हुआ है कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड आप अलग से मेंटेन कर रहे हैं, या डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप लोग से मेंटेन कर रहे हैं। सर ये भी तो वही है, हमने इसका नाम क्या कर दिया सर, सिंकिंग फंड कर दिया। तो दैट मीन सर इसमें कोई नया पॉइंट तो ऐसा है नहीं, बट सर इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है जो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। क्लियर, सो दैट आपको एंट्रीज करने में, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर, एंड मेरी राइटिंग थोड़ी सी सर ऐसी ही होगी तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। यस, सिंकिंग फंड मेथड के अंदर सबसे पहले तो सर आपने एक टर्म यूज करी यहां पे, डिबेंचर्स। सर आपने एक टर्म यूज करी डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स का मतलब क्या हुआ, एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट विच इज गिवन बाय द कंपनी, जिसको कंपनी ने आपको एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करी। दैट मीन्स बोरोर ने लेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट जो प्रोवाइड करी, राइटिंग के अंदर जो एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करी फॉर द डेट गिवन बाय द लेंडर टू द कंपनी, कि बेसिकली लेंडर ने, जो डिबेंचर होल्डर ने, क्लियर, कंपनी को लोन प्रोवाइड किया, कंपनी को जो पैसे प्रोवाइड किए सर, उसकी एक जो एक्नॉलेजमेंट कंपनी बना के देगी, उसकी जो एक रसीद, काइंड ऑफ रसीद कंपनी बना के देगी, दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर। एंड सर वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट कि वो डिबेंचर्स जो हैं सर, वो डिबेंचर्स हैं रिडीमेबल। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उनका पैसा वापस नहीं करोगे तो सर ये आपकी गलतफहमी है। हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि डिबेंचर्स आपके क्या हैं, रिडीमेबल हैं, एंड वन डे यू हैव टू रीपे दैट अमाउंट, कि जो पैसा आपने रिसीव किया सर वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो सर हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके बनाए, कुछ अलग अलग वेज बनाए, जो यहाँ पे रिडीम करने के वेज हमारे पास आए। सर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक्चुअली सर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज बाय मेंटेनिंग सिंकिंग फंड अकाउंट, वन इज, जिसका नाम हमने क्या दिया, सिंकिंग फंड मेथड। क्लियर, नेक्स्ट इज बाय परचेजिंग ऑन डिबेंचर्स। सर हमने क्या किया सर, लाइक जैसे आप बाय बैक के केस में करते हैं, बाय बैक के केस में आप क्या करते हो सर, आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स परचेज करके और उनको कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हो। तो सर वन ऑफ द मेथड इज डिबेंचर्स के लिए भी है, कि डिबेंचर्स के लिए भी हमने क्या किया सर, अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट हमने परचेज करने स्टार्ट कर दिए, वेदर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस और फॉर द कैंसिलेशन पर्पस। क्लियर सर, मे भी शायद अगर मैं रिडीम करना चाहता हूं तो मैंने कहा जी वो कैंसिलेशन पर्पस के लिए मैंने परचेज किए एंड उनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया सर। एंड वन मेथड इज बाय कन्वर्शन। दैट मीन्स मैंने आपको ऑप्शन दी कि आप अपने डिबेंचर्स को प्रेफरेंस में कन्वर्ट करवा लो, या आप अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लो, बट सर आप किसी ना किसी तरीके अपने डिबेंचर्स को करवा लो सर, खत्म करवा लो, बिकॉज हमने अपने डिबेंचर्स की क्या करनी है सर, रिडम्पशन करनी है, और वो हमारे लिए जरूरी है। तो मैंने सर इसको पूरे टॉपिक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि एक दिन में हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे। लेट इट बी हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का क्या है, सिंकिंग फंड मेथड। क्लियर, तो मैंने आज पूरा जोर अपना लेक्चर 1 का किस चीज के ऊपर लगा दिया सर, ये सिंकिंग फंड के ऊपर लगा दिया। द एक्चुअल वर्ड इज सिंकिंग फंड method. That means company is creating a specific reserve for the redemption ऑफ डिबेंचर्स। मतलब सर अब आपको अगर सर्टेन है, अगर आपको पता है कि आपने, कंपनी ने डिबेंचर्स का पैसा वापस करना है, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करना है, तो जब आपको सर्टेन है कि हमारी लायबिलिटी होगी, हमें पता है कि सर आपको आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 12 years सर आपको ये पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, देन व्हाई शुड आई नॉट प्रिपेयर फॉर दैट।
तो मैं उसके लिए पहले से एडवांस में क्यों नहीं तैयारी करूंगा भाई? सर जब मुझे क्लियर कट है कि 5 साल बाद डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करना है या 10 साल बाद मुझे डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करना है, ठीक है सर, वन टाइम आपने हेल्प कर दी, दैट इज गुड, आपने हेल्प कर दी, बट कभी ना कभी तो आपका पैसा वापस होगा एंड सर वापस करना भी पड़ेगा आपको। क्यों सर? रीपेमेंट इज मस्ट, क्योंकि डिवेंचर्स आपके रिडीमेबल है। तो उस केस में कंपनी ने सोचा कि जब आपको पता है कि आपको सर ये पैसा वापस करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आप इसके नाम का एक अलग से रिजर्व, एक काइंड ऑफ रिजर्व क्यों नहीं मेंटेन करते? जब आपकी पता है कि सर आफ्टर 5 years, लेट इट बी, आई एम टेकिंग द एग्जांपल, सर डिबेंचर होल्डर्स ने या नॉर्मल पीपल लोगों ने सर एक्स लिमिटेड के, क्लियर, डिबेंचर्स क्या किए? परचेज किए, डिबेंचर्स परचेज्ड, क्लियर, लोगों ने एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स परचेज किए एंड कितने डिबेंचर्स परचेज किए? सर लेट इट बी 1000, सर लेट इट बी, चलो आप थोड़ी सी एग्जांपल बड़ी ले लेते हैं सर, 10,000, चलो सर ठीक है जी, 10,000 डिबेंचर्स परचेज्ड ऑफ रुपीज, लेट इट बी सर, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कहा 10,000 इंटू 100, लेट इट बी, ऑफ रुपीज 100 ईच, क्लियर। लोगों ने सर एक्स लिमिटेड के डिबेंचर्स परचेज किए, 10,000 डिबेंचर्स परचेज किए, कितने के सर? 100 रुपीज ईच वाले, एंड दैट आर विच आर redeemable आफ्टर 5 years। सर बेसिकली जो 5 साल बाद पैसे वापस करने बनते थे, तो आफ्टर 5 years वो पैसा आपको क्या करना था? वापस करना था। तो मुझे भी पता है सर, एक्स लिमिटेड को पता है कि 5 साल बाद इनको आफ्टर 5 years, क्लियर, इनको सर कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी? सर इन्हें 10,000 इंटू 100, दैट इज ₹10 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। इनको पैसा चाहिए होगा आफ्टर 5 years, क्लियर। दैट मीन्स 5 साल बाद कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर? 10 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा एंड ईयरली इंटरेस्ट जो जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो छोड़ो सर, वो तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट का तो पॉइंट साइड भी रखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो प्रिंसिपल आपने पकड़ा, जो मेन अमाउंट आपने पकड़ी, वो बेसिकली आपको आफ्टर 5 years क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। सर अब ये बात बताओ, क्या एक रैशनल मैन के लिए, क्या एक कंपनी के फाइनेंशियल प्लानर के लिए, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए, क्या ये सही बात है कि आफ्टर 5 years वो 10 लाख रुपए बिजनेस में से निकाले, आफ्टर 5 years 10 लाख रुपए बिजनेस में से निकाले और डिवेंचर्स को रिडीम कर दे? क्या उसके लिए सर, ये तो एक बहुत छोटी एग्जांपल है सर, ये तो 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी अमाउंट है सर। लेट इट बी अगर ये 1 करोड़ होता, लेट इट बी ये 10 करोड़ होता, तो क्या ये एक फाइनेंशियल मैनेजर के लिए एक रैशनल पॉइंट है कि वो आफ्टर 5 years, जबकि आपको फर्स्ट डे जब आपने इशू किए थे, जब आपने डिवेंचर्स दिए थे सर, एट दैट टाइम तुम्हें पता था कि आफ्टर 5 years आपको ये पैसा देना पड़ेगा, आफ्टर 5 years आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, देन आपने पहले दिन से ही इसकी प्रेपरेशन क्यों नहीं करी? इसीलिए वहां पे मेथड क्या बनाया गया सर, हमने सिस्टम क्या बनाया कि आफ्टर 5 years में 10 लाख रुपए की अमाउंट कहां से लेके आऊंगा भाई? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आफ्टर 5 years में 10 लाख रुपए बिजनेस में से लेके आऊं। सर ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके ऊपर है सर, हम भी तो प्लानिंग करते हैं, हम भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग अपने काम में करते हैं। मुझे पता है कि आफ्टर 5 years मुझे 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 साल बाद कहां से लेके आऊंगा? मैं आज ही सेविंग करनी स्टार्ट करूंगा, मैं आज ही एक अकाउंट ओपन करवाऊंगा एंड कुछ ना कुछ अमाउंट उसके अंदर क्या करता रहूंगा? डिपॉजिट करता रहूंगा, सो दैट आफ्टर 5 years मुझे कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए आप प्लानिंग करके चलते हैं ना। तो कंपनी ने भी यहां पे प्लानिंग करी। कंपनी कहती जी हम एक रिजर्व मेंटेन करेंगे जिसमें हम ईयरली क्या किया करेंगे सर? कंट्रीब्यूट किया करेंगे, कंट्रीब्यूट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मीन्स जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, दैट मीन्स उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट हम निकाल के ईयरली क्या किया करेंगे? कंट्रीब्यूट किया करेंगे, एंड दैट रिजर्व इज,
सर बेसिकली दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। ये जनरल रिजर्व नहीं है सर, पहले अपना माइंड क्लियर करो सर। ये दिस इज स्पेसिफिक रिजर्व विच इज क्रिएटेड, विच इज ओपनड ओनली एंड ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब सर ये सिर्फ डिबेंचर्स की रिडम्पशन करने के लिए बनाया गया, सिर्फ डिबेंचर्स की रिडम्पशन ही इससे होगी। दैट मीन्स ये जनरल रिजर्व नहीं है, स्पेसिफिक रिजर्व, जो कंपनी ने सर्टेन लायबिलिटी को देखते हुए आज क्या किया, क्रिएट किया, एक इनिशिएटिव लिया कि आप ईयरली कुछ ना कुछ अमाउंट क्या किया करेंगे, कंट्रीब्यूट, सो दैट इट बिकम्स ₹10 लाख आफ्टर 5 years। कि बेसिकली वो 10 लाख रुपए बन जाएं आफ्टर 5 years, एंड जब भी मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी मैं इस रिजर्व में से पैसा निकालूंगा एंड पैसा वापस कर दूंगा। सर फ्री माइंडेड, बिल्कुल सर, काम इतना इजी हो गया कि दैट मीन्स मुझे पता भी नहीं लगा कि 10 लाख रुपए आए कहां से, क्योंकि सर मैंने उसकी वेल प्लानिंग पहले ही स्टार्ट कर दी थी। मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ रिजर्व क्रिएट करता गया एंड उसको नेक्स्ट आगे डालता गया रिजर्व के अंदर। अब सर चलो सर, एक सियानी बात तो आपने करी, एक अच्छी बात तो आपने करी कि आप ईयरली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व के अंदर एंड वो रिजर्व पड़ा रहेगा। बट सर क्या, अब एक बात बताओ सर, एक कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर होके इतना दिमाग तुमने लगा दिया, अब ये भी बात बता दो सर, उस रिजर्व में पैसे रख के करोगे क्या? सर मैं कह रहा हूं जी ठीक है, मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने आज ईयरली 2 लाख रुपए निकाले और 2 लाख रुपए ऐसे ही रख दिए, लॉकर में रख दूंगा सर। मैं क्या करूंगा? मेरे को 5 साल बाद चाहिए ना, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 5th ईयर चाहिए ना। देन सर क्यों ना हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। ये जो पैसा फर्स्ट ईयर के एंड पे जो मैंने क्या किया, रिजर्व क्रिएट किया, कंट्रीब्यूट किया, अरे सर आज तो पहले साल का एंड है, आपको तो 5वें साल के एंड में पैसा चाहिए, तो क्यों ना सर इस पैसे को नेक्स्ट आगे इन्वेस्ट कर दें। सर आपको दूसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल का मिलेगा, चौथे साल का मिलेगा, 5वें साल का मिलेगा। अरे सर पहले साल के एंड में जो आपके पास पैसा आया, जो आपने इन्वेस्ट किया, अरे सर इसका 4 साल का ब्याज तो भी आपको मिलेगा। क्यों ना सर ये ईयरली जो कंट्रीब्यूशन हमने किया इसको नेक्स्ट आगे क्या कर दिया जाए सर, इन्वेस्ट कर दिया जाए। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। वैसे भी सर आइडल फंड्स का हम क्या करेंगे, वेले पड़े फंड्स क्या करेंगे, 2 कड़ी चलो बैंक में भी रखेंगे, इंटरेस्ट तो आएगा, कुछ सिक्योरिटी परचेज करेंगे, डिविडेंड तो आएगा, अरे कुछ रिटर्न तो लेके आएगा। आइडल फंड्स का क्या करेंगे सर, आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को चाहिए 4 साल बाद, तो मैं क्यों 4 साल का ब्याज खोऊंगा भाई, मैं नहीं यहां पे इंटरेस्ट लूंगा वहां। तो मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ईयरली आप कंट्रीब्यूट करो, ईयरली जो कंट्रीब्यूट करोगे उसको साथ के साथ क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि सर मुझे तो आफ्टर लॉट ऑफ टाइम चाहिए ना, मुझे कौन सा आज ही चाहिए। तो मैंने ईयर एंड पे क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, साथ के साथ क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, सो दैट कि नेक्स्ट उसके ऊपर मुझे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। बिल्कुल सर, ठीक है जी सर। अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बात बताओ, आपको क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट तो भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, नेचुरली तभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी कि मुझे क्या मिले, रिटर्न मिले। तो सर यहां पे तो आपको डबल बेनिफिट हो गया। सर आपके पास तो जो रिजर्व था, उस रिजर्व के अंदर एक तो प्रिंसिपल अमाउंट बनती जा रही है, प्लस इंटरेस्ट भी उसके अंदर जुड़ता जा रहा है, इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है। तो सर ये तो मतलब आपके बहुत अच्छा पॉइंट हो गया कि आपको 10 लाख रुपए इकट्ठे करने थे, तो आप तो दैट मीन्स कम अमाउंट कंट्रीब्यूट करके भी, लेट इट बी आप ईयरली 1,80,000 भी डालो या 1,70,000 भी डालो, तो वो 5 साल बाद इंटरेस्ट वगैरह जोड़ने के बाद, इंटरेस्ट ऐड मिलने के बाद वो 10 लाख तो बन ही जाएगा सर बड़े आराम से। बड़ी बात सर, अच्छी बात है। तो नहीं अदरवाइज सर हर साल मैं 2-2 लाख रुपए रख के साइड पे कर देता, मैंने सोचा क्यों ना इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्ट करूंगा तो नेक्स्ट आगे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आधे पैसे तो अपने इंटरेस्ट से आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे कहानी क्या चलेगी सर, हम हर साल ईयरली क्या किया करेंगे, कंट्रीब्यूट किया करेंगे, दैट मीन्स कंट्रीब्यूट किया करेंगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नेक्स्ट सर वो पैसे को हम क्या किया करेंगे, इन्वेस्ट। क्लियर? इन्वेस्टमेंट किया करेंगे, एंड सर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? एंड अगेन नेक्स्ट ईयर
इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो मैं यहां पे इकट्ठा ही लिख देता हूं सर, नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा प्लस सर आप उस साल ईयरली कंट्रीब्यूशन तो भी करोगे, हर साल वाला ईयरली कंट्रीब्यूशन वो भी तो आएगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल आएगा। मैं कौन सा मना कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो कहा था कि हर साल मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी है कि वन टाइम मैंने पैसा निकाल दिया 2 लाख रुपए तो मतलब वो 10 लाख बन जाएंगे 5 साल बाद। अरे ईयरली कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। क्लियर। एंड सर अब ये जो ईयरली कंट्रीब्यूशन आया एंड जो इंटरेस्ट मिला, इसको सेकेंड ईयर एंड पे हम क्या करेंगे सर, इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि नेचुरली सर जो मेरे को इंटरेस्ट मिला था, ये थोड़ी कि इंटरेस्ट मिला खा जाएंगे, वो भी तो उसी अकाउंट के अंदर पड़ा है, वो भी तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इन्वेस्ट होगा। अरे सर सिंपल सी बात है, आपने पिछले साल कहा था कि लेट इट बी मैं 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है जी, आपने 3 लाख रुपीस क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। सर नेक्स्ट ईयर 10% के हिसाब से आपको 30,000 का इंटरेस्ट मिला एंड 3 लाख रुपए आपने अगेन सेकेंड ईयर क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। तो सर नेक्स्ट टाइम सेकेंड ईयर के एंड पे आप इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे, 3,30,000, क्योंकि सर 3 लाख रुपए जो ईयरली कंट्रीब्यूशन आया और जो इंटरेस्ट मिला था पिछले साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अरे वो भी तो इन्वेस्ट कर देंगे। अरे बढ़िया सर, कम्युलेट होता जाएगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, दैट मीन्स अपने पैसे तो सर ऐसे ही बन जाएंगे। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर आपकी कहानी क्या चलेगी सर, नेक्स्ट ईयर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, दैट मीन्स मैं यहां पे लिख रहा हूं ये थर्ड ईयर। सर थर्ड ईयर आपको क्या मिलेगा सर, नेक्स्ट ईयर आपको क्या मिलेगा, पहले इंटरेस्ट, एंड सर इंटरेस्ट के साथ आप अगेन ईयरली कंट्रीब्यूशन करेंगे हर साल। ये जितनी लंबी कहानी मैं बना रहा हूं ना, उतनी कम टाइम आपको एंट्रीज को समझने में लगेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ नेक्स्ट आपने क्या डालनी है, सिर्फ एंट्रीज डालनी है, क्योंकि सर वो बैकग्राउंड आपका मैं यहां पे तैयार करता जा रहा हूं। क्लियर। ईयरली कंट्रीब्यूशन अगेन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। बट सर यहां पे एक अच्छा पॉइंट, आपने मुझे ये तो बता दिया सर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम है, बट मुझे ये बात बताओ कि नेक्स्ट ईयर जो यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा सर, ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये पॉइंट यहां पे पकड़ने वाला है। अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया कि सर यहां पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देन आप गेम समझ चुके। सर अब थर्ड ईयर जो मैं इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा, वो कितनी इन्वेस्टमेंट पे करूंगा सर, 3 लाख तो मैंने फर्स्ट ईयर करी थी, प्लस 3,30,000 मैंने सेकेंड ईयर करी। तो मेरे पास आज की डेट में जब मैं ये इंटरेस्ट कलेक्ट करूंगा, आज की डेट में इन टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 630। तो सर 630 के हिसाब से 63,000। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा सर अभी तो इन्वेस्टमेंट करी 330 का 10% कितना हुआ, 33,000। क्यों, पहले साल की इन्वेस्टमेंट भूल गए। अब प्लस तो भी करते जाओ, पहले साल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 3 लाख, दूसरे साल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 330। तो तीसरे साल की स्टार्टिंग में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 630 नहीं हुई। तो इंटरेस्ट भूल गए क्या, ये थोड़ी मतलब सर आपने तो 330 बताया था, 330 ये इन्वेस्टमेंट थी जो आपने सेकेंड ईयर के एंड पे करी, इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये थोड़ी तुम पिछली इन्वेस्टमेंट को भूल जाओगे सर, उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल 6,30,000 पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे। आइए सर ईयरली कंट्रीब्यूशन अपना कितना था, वो तो वही है सर 3 लाख रुपए। चलो सर अब इन दोनों को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। दैट मीन्स सर इसको थर्ड ईयर के एंड पे हम क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर कितनी करेंगे सर, आपका कंट्रीब्यूशन 3 लाख प्लस जो 63,000 आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल 3,63,000 की इन्वेस्टमेंट हम थर्ड ईयर के एंड पे करेंगे। अरे जितना ब्याज मिलता जा रहा है उसी को भी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, मतलब लमसम मैं तो बढ़िया बेनिफिट में हूं, मैं तो कह रहा हूं नबेड़ो, लगाई जाओ पैसा जितना आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है ना, वो भी पड़ा रहने दे बीच में। मैं तो बस लास्ट ईयर में देखूंगा कि लास्ट ईयर में मेरे पास कितना बचा। एंड अगर यहां पे आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें कि सर फोर्थ ईयर एक अच्छा पॉइंट भी आपको बताऊंगा, फोर्थ ईयर यहां पे आपको
नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर ये बात बता दो तो सर आपका कॉन्सेप्ट अभी के अभी खत्म। सर आप सारा कॉन्सेप्ट समझ चुके कि सर ये सिंकिंग फंड मेथड है क्या। ईयरली कंट्रीब्यूशन तो मैं लिख ही रहा हूं कि वो तो 3 लाख रुपए ही है, वो तो सर हर साल होना है, हर साल ही होगा, टिल एंड होगा। क्लियर। ईयरली कंट्रीब्यूशन तो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल के आप इस स्पेसिफिक रिजर्व के अंदर फेंकेंगे, वो तो होएगा ही होएगा सर। मुझे ये बात बता दो कि यहां पे इंटरेस्ट आप कितना रिसीव करोगे, आपका पॉइंट खत्म। हाँ जी सर, फटाफट दिमाग लगाओ कि बेसिकली हम यहां पे कितना इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, कितना इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। मैं भी सर यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं आपके साथ, तो बेसिकली मेरा आंसर तो आपके सामने है, मैं तो आंसर निकाल चुका। सर यहां पे इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा दैट इज 99,300 रुपीज, 99,300 रुपीज। जी सर, तो बेसिकली 99,300 मेरा क्या आया, यहां पे इंटरेस्ट आया। एंड सर ये कैसे आया, सर सिंपल सा पॉइंट, आप क्यों बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलो हाफ एन आवर मेरा आप ले चुके, तो ऑलरेडी एक बार तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको ये सारी चीज बतानी पड़ेगी। सर यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, 3 लाख आपने पहले साल इन्वेस्ट किया, 3,30,000 सेकेंड ईयर इन्वेस्ट किया, प्लस 3,63,000 आप लास्ट ईयर इन्वेस्ट कर चुके, तो टोटल 9,93,000 मेरी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हो चुकी, जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्लियर। तो सर 9,93,000 के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा कितना आया, 99,300। एंड यूजुअली हर पर्सन लास्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट को याद रखता है कि मैंने 3,63,000 किया तो 36,300 मिलना चाहिए। अरे सर पिछले सालों की इन्वेस्टमेंट को क्यों भूलते हो, इंटरेस्ट सब पे मिलेगा, ये जस्ट उस ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो चेक करो कि टोटल इस डेट तक कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी, सबके ऊपर 10% हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। एंड अगेन क्योंकि यही क्वेश्चन आपका सेम मेरे पास एक आएगा भी। अब सर यहां पे इन्वेस्टमेंट जो 4th ईयर के एंड पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, सर कितनी करेंगे, सर एक तो 3 लाख रुपए जो ईयरली कंट्रीब्यूशन आया और 99,300 हमारे पास आया, तो हम इन्वेस्टमेंट यहां पे कितनी करेंगे, 399,300 रुपीज की। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। एंड सर आपके अकॉर्डिंग टू 5th ईयर मैं करूंगा सर, 5th ईयर आपने कहा चलो ठीक है आप कर लो। अगेन नेक्स्ट ईयर आपका पहले तो सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना आया ये आप लोग बताओगे। अगेन एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हर साल आप प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हो, सर लास्ट ईयर भी निकलेगा कितना, 3 लाख रुपए। बट सर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लास्ट ईयर जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, सर लास्ट ईयर नो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सर अब तो पैसा आपको चाहिए, अब मैं इन्वेस्ट करके क्या करूंगा। सर 5th ईयर का एंड आ चुका, एंड 5th ईयर के एंड पे तो आपको रिडम्पशन करनी थी, तो सर लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट थोड़ी करेंगे, बट कंट्रीब्यूशन जरूर आएगा, कंट्रीब्यूशन हर साल आएगा, 1st ईयर से लेके 5th ईयर तक आएगा। बट सर क्या लास्ट ईयर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, लास्ट ईयर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कब मिलेगा, जबकि मुझे तो लास्ट ईयर में 5th ईयर के एंड पे तो पैसा चाहिए। तो लास्ट ईयर सर गलती से भी आप इन्वेस्टमेंट की एंट्री मत डाल देना, उल्टा इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्रियां आएंगी, प्रॉफिट लॉस निकालने की एंट्रियां आएंगी। तो सर गलती से भी लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बट इंटरेस्ट पक्का लेंगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन पक्का होगा। तो आइए सर यहां पे आपका क्या आंसर आया, सर देखो 3 लाख रुपए पहले साल, 3,30 दूसरे साल, 3,63 तीसरे साल एंड 3,99,300 लास्ट ईयर आपका। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी, सर टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने करी 13,92,300। तो सर अगर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो इसका 10% कितना मिलेगा सर, 1,39,230 रुपीज मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 5वें साल से। अब ये देख लो सर आप हर ईयर कितना इंटरेस्ट ले चुके, और आप सर कितनी अमाउंट इकट्ठी करने की बात कर रहे थे। देखना सर ये इंटरेस्ट आपको मिला,
क्लियर, 99,300 आपको मिला, ये 63,000 आपको मिला, 30,000 आप पहले रिसीव कर चुके। सर आपको तो इंटरेस्ट की अमाउंट ही बड़ी अच्छी कैलकुलेट हो गई, इसीलिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही कि मैं रिजर्व मेंटेन करूंगा, अलग से पैसा रखूंगा, तो सर उस आइडल फंड का करना क्या है, क्यों ना उस आइडल फंड को नेक्स्ट आगे इन्वेस्ट कर दिया जाए, सो दैट कुछ अर्निंग भी होगी, कुछ इनकम भी आएगी। लो सर, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आते हैं जी, कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि सर कहानी तो आपकी समझ में आ चुकी कि अब लास्ट ईयर में क्या करोगे सर, 5th ईयर में इन्वेस्टमेंट बेचोगे, पैसा जो आएगा उससे आप अपने डिबेंचर्स को क्या कर दोगे, रिडीम कर दोगे। तो सर बैकग्राउंड तो बिल्कुल तैयार है कि हर साल ईयरली कंट्रीब्यूट हो रहा है, कंट्रीब्यूट होते ही आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेक्स्ट ईयर आप इंटरेस्ट कलेक्ट करोगे, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर इन्वेस्ट करेंगे। सर ऐसे ही गेम अपनी चलती जाएगी। आइए सर, तो यहां पे मैं आपके सामने कुछ एंट्रीज, सर अपने नोट्स ओपन कर लीजिए सर, यस जस्ट अ मिनट, ये रहा जी डिबेंचर्स लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर मैं डायरेक्टली आपको लेके आ रहा हूं, एंड ये अकाउंटिंग एंट्रीज जो आप यहां पे देख रहे हैं सर, यही अकाउंटिंग एंट्रीज आप अपनी कॉपी पे साफ साफ बनाएंगे, प्रॉपरली नोटिंग करेंगे, सिर्फ इस कारण कि आप इसकी लिख के एक बार प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग एंट्रीज। सर पहली बात तो ये सारी एंट्रीज ईयर एंड पे होंगी, क्लियर, क्योंकि सर ईयर एंड पे कंट्रीब्यूशन होगा, ईयर एंड पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, एंड नेक्स्ट ईयर आप उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट या वगैरह जो भी आपने कलेक्ट करना है वो करते रहिए। तो सबसे पहले फॉर द अमाउंट सेट असाइड एवरी ईयर, जो बेसिकली हर साल अमाउंट आप सेट असाइड करते जा रहे हैं, सर कलर रेड, चलो जो हर साल सर हम अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या बनेगी सर, सर सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और मे बी आप यहां पे नेम कोई भी यूज कर सकते हो, सिंकिंग फंड यूज नहीं करना तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड यूज कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी यूज करो, बस इतना पता है सरप्लस में से पैसा निकाल के इस स्पेसिफिक फंड के अंदर क्या कर देना, गिरा देना, इस स्पेसिफिक फंड में डाल देना, वही हमारे लिए बहुत है। ठीक है सर, हो गया जी आपकी बात, हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट और डीआरएफ अकाउंट, एंड द अमाउंट केप्ट असाइड फॉर रिडम्पशन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। सर वेली पड़ी आपके पास अमाउंट क्या करेगी, क्यों ना आप इसको इन्वेस्ट कर दें, 2 पैसे कमाएगी। सर पहले साल का एंड है और आपको 5वें साल के एंड में पैसा चाहिए, और कम से कम 4 साल का ब्याज तो खा लो, उसको क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल सर, यस, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सर ये अकाउंट अलग बना, नाम देखने में आपको लगा सर सिंकिंग फंड, नहीं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्लियर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर आप इसको अपना नाम दे सकते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अरे नहीं सर इतना लंबा नाम नहीं है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है, चलो व्हाट एवर, टू बैंक अकाउंट। लो सर वो पैसा हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। सो 2 एंट्रीज हमारी हो चुकी, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन की दैट मींस हर साल पैसा कैसे निकालोगे, एंड सेकंड उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करोगे। ठीक है सर, एट द एंड ऑफ सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर, जितने साल तक तुम्हारी ये कहानी चलेगी तब तक ये एंट्रीज नीचे वाली चलती जाएंगी, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब लास्ट ईयर को छोड़ के सर पहले तो इंटरेस्ट रिसीव कर लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपको मिला। सर एंट्री क्या होती है, अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री मैं कहता हूं कि रिसीव्ड इंटरेस्ट बाय चेक या रिसीव्ड इंटरेस्ट, क्लियर, तो नॉर्मली एंट्री क्या पास करते हैं सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ ठीक है सर, इंटरेस्ट का नाम दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है सर, अब सर इस इंटरेस्ट को आप सिंकिंग फंड को नहीं बताओगे, वाह सर, सिंकिंग फंड का पैसा आपने इन्वेस्ट किया एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला, और ये बात आप सिंकिंग फंड को नहीं बताओगे कि भाई तेरे से जो पैसे लिए थे, तेरा जो एनुअल कंट्रीब्यूशन था, जो पैसा हमने नेक्स्ट आगे इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो सर दोनों का बैलेंस अलाइन रखने के लिए, दोनों का बैलेंस सेम रखने के लिए, इधर इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला सर, इस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड अकाउंट में भी लेके जाऊंगा, सो दैट मेरे रिजर्व्स का बैलेंस एंड एक्चुअल बैलेंस दोनों क्या रहे, सही रहे। नहीं सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सर हर साल आप 3-3 लाख रुपए निकालते हो,
और इन्वेस्ट आप 363 कर रहे हो, 330 कर रहे हो, 399 कर रहे हो, सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बेटर है सर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसको ट्रांसफर करो सिंकिंग फंड के अंदर। अरे ये वही तो रिजर्व था जिसके कारण तुझे इंटरेस्ट मिला, ये वही तो रिजर्व है जिसके कारण तुझे इनकम हुई, और इसी से तो इनकम छुपाएगा। नहीं सर, क्यों छुपाएंगे? तो नॉर्मली सर सिंकिंग फंड को हमने ट्रांसफर करना है। एंड वन थिंग आई शुड मेक इट क्लियर अभी के अभी, क्लियर, कि सिंकिंग फंड की जो नेचर है सर, नेचर है क्रेडिट, नेचर है क्रेडिट, क्योंकि सर रिजर्व है एंड रिजर्व्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंसेस बिकॉज दीज आर लायबिलिटीज, क्लियर। सो बेसिकली सिंकिंग फंड का बैलेंस है क्रेडिट। एंड अगर आप सिंकिंग फंड को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो, सिंकिंग फंड में कोई चीज डालना चाहते हो, क्लियर, तो आपको सिंकिंग फंड को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा। एंड अगर सिंकिंग फंड में से कोई डिडक्शन करना चाहते हो, कोई पैसा निकालना चाहते हो सिंकिंग फंड में से, तो आपको सिंकिंग फंड को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सर पहले तो नेचर क्लियर कर लो सर, अगर आपको नेचर क्लियर हो चुकी तो ये आगे की एंट्रीज मेरे लिए बिल्कुल मजाक है सर, लिटरली सर, क्लियर। सो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और वैसे भी सर ये जो सिंकिंग फंड में आप ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, तो सिंकिंग फंड क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट किसको करेंगे? सर जिसको ट्रांसफर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कुछ नहीं सर, एक अलग से रिजर्व बनाया है एंड रिजर्व और इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस को हम क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तुम्हारे सामने अभी एक क्वेश्चन करूंगा, आप कहोगे सर लिटरली मजाक है। यस, फॉर एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन सेट असाइड। सर फिर अगेन देखो, आप इंटरेस्ट की प्रक्रिया, दैट मीन्स एक्टिविटी, थोड़ी बहुत हिंदी हमारी होगी सेट। सर सेकेंड ईयर में सबसे पहला काम आपका क्या था? इवन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर, हर साल सबसे पहला काम इंटरेस्ट कलेक्ट करना एंड उसको ट्रांसफर करना। दो एंट्रियां, इंटरेस्ट कलेक्ट करना एंड ट्रांसफर करना, दैट इज माय फोरमोस्ट काम। मेरा फोरमोस्ट वर्क क्या है? इंटरेस्ट कलेक्ट करो एंड ट्रांसफर करो सिंकिंग फंड के अंदर। एंड सर इधर से भागा आया आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन, और अगेन नेक्स्ट आगे मैंने क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट। सर इसको थोड़ा सा करके दिखाना। लो सर इसको आप थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी फिट कर देते हैं। ये लो सर, आपके पास पहले तो 30,000 इंटरेस्ट आया, 30,000 इंटरेस्ट को आपने ट्रांसफर कर दिया, 3 लाख रुपए का आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन आया एंड 330 की आपने क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट कर दी। हाँ सर ये तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ा के आए थे। मैं तो पहले ही बता रहा हूं कि नया पॉइंट कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, आपको जस्ट अकाउंटिंग सिखाऊंगा कि सर आपने करा सब कुछ हुआ है बट उसको डिवेंचर्स में कैसे फिट करना है, क्लियर। नेक्स्ट इज, बट सर अगर मान लो ईयर एंड आ चुका तो लास्ट ईयर आप ऐसी क्या एंट्रीज डालेंगे? व्हेन डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड। लास्ट ईयर थोड़ा सा फर्क होगा क्योंकि लास्ट ईयर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वन थिंग हमेशा याद रखना, लास्ट ईयर तुम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन जरूर होगा, इंटरेस्ट भी कलेक्ट करेंगे, सब कुछ होगा, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सर लास्ट मोमेंट पे तो पैसा चाहिए। अगर अभी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अभी लास्ट ईयर में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम सर खत्म हो। कमाल कर दी सर, 5वें साल के एंड में आपको पैसा चाहिए या 10वें साल के एंड में आपको पैसा चाहिए और तुम इन्वेस्ट करोगे, क्या हो गया सर आपको? तो नॉर्मली हम वहां पे सर लास्ट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली पैसा लेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे और डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे। आइए, फॉर अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, क्लियर। एंड वैसे लिखा भी हुआ है, नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, रादर द सिक्योरिटीज विल बी सोल्ड। अरे सर ये उन लोगों के लिए जो मेरी बातों को नहीं मानते, सो कम से कम पढ़ के ही मान लो कि लास्ट ईयर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उल्टा इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या हुई सर? जर्नल है तो बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएफआई, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या थी? एसएफआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। वापस की क्या होगी? बेचने की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसएफआई। सर जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट बेची तो प्रॉफिट लॉस भी होगा। हाँ क्यों नहीं होगा? फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर अगर तो आपको प्रॉफिट हुआ, अब एक बात बताओ सर, प्रॉफिट होने से, अरे एक तो इसने तंग कर लिया, प्रॉफिट होने से सर ये जो प्रॉफिट मुझे यहां पे हुआ, क्या ये मैं प्रॉफिट सिंकिंग फंड को नहीं बताऊंगा?
क्या ये प्रॉफिट मैं सिंकिंग फंड अकाउंट को नहीं भेजूंगा? सर बिल्कुल भेजूंगा। तभी सर, क्योंकि ये वही तो रिजर्व था जिसके कारण इन्वेस्टमेंट हुई, जिसके कारण इंटरेस्ट मिले। तो नेचुरली सर प्रॉफिट होने से सिंकिंग फंड का बैलेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज। सिंकिंग फंड का बैलेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज। एंड उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सर मैं क्रैमिंग नहीं करवा रहा। अगर आप कह रहे हो यहाँ पे कि मैं सर यहाँ पे कोई क्रैमिंग करवा रहा हूं आपको, क्रैमिंग कोई नहीं है। मैं जस्ट आपके सामने अकाउंट्स की नेचर बता रहा हूं कि सिंकिंग फंड का क्रेडिट बैलेंस है, और अगर आप सिंकिंग फंड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको अगेन क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड अगर सर इन एनी केस अगर कोई लॉस हुआ सर, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बेच के जो लॉस हुआ, तो उसको भी सिंकिंग फंड अकाउंट में भेजेंगे, जिससे सिंकिंग फंड का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड उसको डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंकिंग फंड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। लो सर एंट्रियां तैयार हैं। सर प्रॉफिट है तो नेचुरली जाहिर सी बात है सिंकिंग फंड अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको करेंगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्योंकि मेरा प्रॉफिट उस अकाउंट में पड़ा था, तो मैं वहां से सिंकिंग फंड रिजर्व में लेके जाऊंगा कि ये लो जी मेरे को प्रॉफिट जो हुआ, दैट मीन्स जो एक्चुअली ट्रांसफर करना बनता है वो वहां पे करेंगे। क्लियर? एंड सर रिवर्स एंट्री विल बी मेड इफ देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर अमाउंट which is to be paid to the debenture holders। सर पहले तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? एंड जितना भी सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस होगा, दैट मीन्स जितना भी रिमेनिंग बैलेंस सिंकिंग फंड में आएगा, उसको जर्नल रिजर्व में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। दैट मीन्स सर अब आपके डिबेंचर्स क्या हो चुके? रिडीम हो चुके। इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया, पैसे को आपने क्या कर दिया? नेक्स्ट पे कर दिया, रीपे कर दिया। तो नेचुरली सर अब इस रिजर्व को भी क्लोज करो। इस रिजर्व को क्लोज करने का तरीका क्या है? जितना सिंकिंग फंड के अंदर बैलेंस होगा उसको जनरल रिजर्व के अंदर क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। यस, नोट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर्ड टू सिंकिंग फंड अकाउंट। एंड अगर आपने कोई रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम पे आउट किया, रिडम्पशन के टाइम कोई भी प्रीमियम आपने क्या किया? पे आउट किया, इज ट्रांसफर्ड टू, वो भी सिंकिंग फंड अकाउंट में से ही जाएगा। क्लियर? Any loss or gain on redemption of debenture is transferred to sinking fund। and even सर डिबेंचर्स को रिडीम करते हुए अगर तुम्हें कोई लॉस या गेन हुआ, समटाइम्स आएगा क्योंकि नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें लॉस या गेन भी आएगा, लॉस या गेन भी आएगा डिबेंचर्स को रिडीम करते हुए, तो उस केस में वो भी सिंकिंग फंड अकाउंट में ही क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। एज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अल्टीमेटली सर मेरा जो मेन अकाउंट है वो अल्टीमेटली कौन सा है? सिंकिंग फंड अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्लियर? सो ये अकाउंटिंग एंट्रीज अगर आपको क्लियर हो चुकी तो नेक्स्ट आगे मेरा काम सिर्फ क्वेश्चंस करवाने का है एंड दैट्स इट। आइए सर अब फाइनली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज सर आपके लिए इतनी मेहनत करी, मैंने अपने हाथ से ये क्वेश्चंस लिखे सो दैट पहले मैं अपनी ओर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एंड आफ्टर दैट आप अपना मॉड्यूल या अपने स्कैनर को टच करेंगे। क्लियर? सो फटाफट चलते हैं सर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लेक्चर नंबर 1 सिंकिंग फंड मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो वैसे ही थोड़ा सा मजाक। एक्स लिमिटेड इशूड ₹20 लाख। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज जरूर देखनी है कि जो आपको गिवन है क्या रुपीज गिवन है या नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन है। तो ₹20 लाख के 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1/4/15 जो कि रिडीमेबल हैं 31/3/2018 को, मतलब 3 साल बाद, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब सर एक बात क्लियर कि जाते हुए हमने प्रीमियम देना है। क्लियर? जाते हुए हमने, दैट मीन्स जब रिडम्पशन होगी तो हमने प्रीमियम देना होगा। फॉर दिस पर्पस द कंपनी मेंटेन्ड सिंकिंग फंड अकाउंट, और इस बात के लिए तुम अपना सिंकिंग फंड अकाउंट मेंटेन करते हो, मतलब अलग से रिजर्व बनाते हो। एंड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ₹6 लाख। सर वन थिंग क्लियर, हर साल 6 लाख 6 लाख 6 लाख आएगा ही आएगा। ठीक है जी। आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच वॉज इन्वेस्टेड इन 10% सिक्योरिटीज। क्लियर? और आपने वो पैसा साथ के साथ 10% सिक्योरिटीज में क्या कर देते हो? इन्वेस्ट कर देते हो। ऑन 31 मार्च 2018 द कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹14 लाख एंड लास्ट ईयर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के 14 लाख रुपए में से, क्लियर, जो भी पैसा आपके पास आता है 14 लाख आपके पास आया। मुझे नहीं पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी कितनी नहीं, इतना पता है कि आपने 14 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची। ठीक है सर। ऑन दिस डेट द बैंक बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9 लाख रुपीज। बस आपको बता के जा रहा है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि मेरे पास 9 लाख रुपए तो पड़े थे और 14 लाख रुपए यहां से आए,
तो जाके मैंने टोटल 20 लाख प्लस प्रीमियम जो देना था मैंने पैसा पूरा किया। लो सर, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सर, जो आपने पॉइंट कहे थे उसी के बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। तो फाइनली सर आइए फटाफट अपनी फाइल के अंदर एंड इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टार्ट, एंड अकाउंटिंग एंट्रीज लिखनी स्टार्ट करती है। यस, तो मैं यहाँ पे हेडिंग आपका दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, सॉल्यूशन। लो सर, सबसे पहले तो आपने इशू किए, मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूं, वर्ड लिखा होता एक्स लिमिटेड इशूड, हल्की सी स्पीड मेरी फास्ट रहेगी, बट जो पॉइंट समझने वाले होंगे मैं वो सारे पॉइंट्स बार बार क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सर इशू करने की एंट्री आप क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड राइटिंग मेरी थोड़ी सी गंदी होएगी क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट जरूर लिखूंगा। 20 lakhs टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20 लाख सर, बिल्कुल शेयर कैपिटल वाली फीलिंग, हाँ जी सर। नेक्स्ट आगे सर, ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख। नेक्स्ट आगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि आपको फर्स्ट डे ही पता है कि आपको जाते हुए 5% प्रीमियम देना है, तो नॉर्मली सर 1 लाख रुपीज 5% मैंने पहले ही बुक कर लिया, क्लियर, एंड अलग कर दिया 9% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 1 लाख। सर ये तो इशू की एंट्रीज है सर, बिल्कुल, तो इशू की एंट्रीज में आपने ये चीज अच्छी खासी सीखी होगी कि अगर आपको पता है कि जाते हुए आपने प्रीमियम देना है तो आपको कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग पहले ही अपना लॉस बुक करना होगा। सर ये 2 एंट्रीज वैसे फालतू की कर दी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की हैं, जब मैंने अपने डिबेंचर्स क्या किए थे, इशू किए थे, मतलब ऑन अपनी डेट यहाँ पे, एक मिनट जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन 1/4/2015। बट सर ईयर एंड पे, ये तो सर हो चुका, ईयर एंड पे आए सर ऑन 31 मार्च 2016, फर्स्ट ईयर के एंड पे। सर सबसे पहली एंट्री आपकी सरप्लस अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर अभी तो कुछ भी नहीं पड़ा मेरे पास, सरप्लस अकाउंट डेबिट 6 लाख, एनुअल कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे सर पहले तो, टू सिंकिंग फंड अकाउंट, टू सिंकिंग फंड अकाउंट 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, बिल्कुल सर। इस साल कुछ नहीं होगा सर, इस साल अपन सिर्फ कंट्रीब्यूशन करेंगे प्लस नेक्स्ट आगे उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। लो सर इसको इन्वेस्ट भी तो कर दो अभी, तो यस नेक्स्ट एंट्री सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एंड प्लीज मेरी वर्डिंग को फॉलो कीजिए, मैं हल्की हल्की यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा तो आपको आई थिंक समझ आ रही होंगी, क्लियर। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर यही 6 लाख रुपए हमने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। चलिए सर फटाफट, सर कुछ भी नहीं है सर ये तो एंट्रीज। नेक्स्ट सर ऑन 31 मार्च 2017, सर पहले तो आप इंटरेस्ट कलेक्ट कर लें सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन SFI सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लो सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बताया, यस हमने वो इन्वेस्ट कर रखा था 10% सिक्योरिटीज के अंदर, तो 60,000 आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। एंड सर इसको नेक्स्ट आगे आप ट्रांसफर भी कर दो, इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट 60,000 टू, सर इसको किस फंड में, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट में 60,000 क्या कर दिया, ट्रांसफर। सर इस साल का कंट्रीब्यूशन, अरे रुको तो सही, आप मेरे से ज्यादा तेज हो, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये देखो अब सिंकिंग फंड में दोनों बैलेंसेस आ चुके हैं ना, तभी नेक्स्ट आगे आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सर इस साल का कंट्रीब्यूशन अगेन 6 लाख, 6 लाख। अरे सर आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी अच्छी होती जा रही है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे, ओ देखो यही लग गई नजर सर, लग गई नजर, समझ गया मैं, हाँ जी। नेक्स्ट आगे सिंकिंग फंड
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, लो सर अब इन्वेस्ट कर ही दो, ईयर एंड चल तो रहा है। कितना इन्वेस्ट करेंगे सर? 6,60,000। कैसे सर? एक तो 6 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन आया, 6 लाख का कंट्रीब्यूशन प्लस 60,000 आपका जो पिछला इंटरेस्ट था, तो इस साल की इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई? 6,60,000। क्लियर? नेक्स्ट आगे सर, नेक्स्ट आगे अगले साल सर ऑन 31 मार्च 18 को सर एंट्री क्या डालेंगे सर? रुको, पहले तो अपन सर इंटरेस्ट कलेक्ट करें। इनकम क्यों छोड़नी सर? आप तो भूल जाते हो सर, बट हम नहीं भूलते ना सर। यस, यहां पे सर इस साल आप कितने पे इंटरेस्ट लोगे सर? एक 6 लाख की इन्वेस्टमेंट पहले थी और 660 की इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट ईयर करी, तो टोटल 12,60,000 के ऊपर 12,60,000 के ऊपर आपका 10% कितना बना? 1,26,000 टू इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट 1,26,000। सर ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत बढ़िया समझाया, ये तो बड़े अच्छे से हमारा क्लियर हो चुका। एंड इसको ट्रांसफर करो, इंटरेस्ट ऑन SFI अकाउंट डेबिट 126। एंड नेक्स्ट आगे इसको क्या करेंगे सर? सिंकिंग फंड के अंदर फेंक दो, सिंकिंग फंड अकाउंट। आप अपनी लैंग्वेज में करेंगे सर, डिबेंचर्स को जितना तुम अपनी लैंग्वेज में लेके आओगे उतना बेसिकली आपको क्या लगेगा? इजी लगेगा। क्लियर? मैं इसको नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लेके चलता हूं सर, मेरे को मुश्किल ही नहीं फील होती कि वाकई में मैं कोई नया कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट आगे सर, इस साल का क्या हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा? बिल्कुल, फिर क्या हो गया? लास्ट ईयर है, कंट्रीब्यूशन तो आएगा ना हमारे पास। सरप्लस अकाउंट डेबिट 6 लाख सर निकालेंगे तो जरूर, टू सिंकिंग फंड अकाउंट, टू सिंकिंग फंड अकाउंट कितना आया सर? 6 लाख रुपीस। क्लियर? बट सर इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उल्टा इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो सर फॉर सेल, मैं यहां पे स्पेशली लिख रहा हूं फॉर सेल। क्लियर? ये वही ऑन 31/3/18 चल रही है सारी एंट्रीज, तो क्या एंट्री डालोगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट, सर बेचने की एंट्री है, ये तो कोई खास नहीं है सर। बैंक अकाउंट डेबिट 14 लाख, क्योंकि नफा नुकसान सर लॉस गेन तो बाद में देखेंगे, पहले एंट्री डालें टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर 14 लाख रुपए आपके पास आए, तो मैंने बट साइड पे हिसाब लगाया कि ये 14 लाख रुपए जो आए, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सर तीसरे साल तो आपने इन्वेस्टमेंट करी नहीं, तीसरे साल तो आपने लास्ट ईयर तो इन्वेस्ट करा ही नहीं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर तक जब ये आप बेचने की बात कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सर 12,60,000 की। आपने अभी तो बताया कि सर जिस साल थर्ड ईयर मैंने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कितने पे किया? 6 लाख प्लस 660 तक। एंड सर तीसरे साल तो आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी। या फिर सर आप ऐसे करो, छोड़ो इन बातों को, आप पीछे से ही इन्वेस्टमेंट चेक कर लो। स्टार्टिंग में सर 6 लाख रुपीस ये इन्वेस्ट किया था फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर 6,60,000 यहां इन्वेस्ट किया था, एंड तीसरे साल सर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई। तो 12,60,000 वाली चीज आपने 14 लाख रुपीस में सेल करी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1,40,000। सिंपल सा पॉइंट, 1,40,000। लो सर इसको भी ट्रांसफर करो फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर। क्लियर? यहां पे आपको हिंट देता जा रहा हूं साथ साथ। क्या एंट्री लिखोगे? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सर 1,40,000। ये कैसे आया सर? आपने सर 14 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची, जबकि वो 12,60,000 रुपए की थी सारी। क्लियर? टू सर ये प्रॉफिट है, तो नेचुरली सिंकिंग फंड का बैलेंस बढ़ाएगा, तो सिंकिंग फंड को क्या करेंगे? क्रेडिट। बिल्कुल सर, आपके पास पैसा आ चुका। अब सर क्यों ना रिडम्पशन कर दें, तो रिडम्पशन की एंट्री सर 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट सर 20 लाख रुपए, एक तो ये देना था इनको। क्लियर? एंड नेक्स्ट आगे सर ये जो 20 लाख रुपए देना था प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट सर 1 लाख रुपए ये देना था टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स। कोई बात नहीं सर, एक एंट्री एक्स्ट्रा डाल देंगे, कोई खास बात नहीं है सर। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 21 लाख टू बैंक अकाउंट,
बिल्कुल सर, पैसे अपने पास अच्छे खासे पड़े हैं, तो 21 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। क्लियर। एंड लास्ट सर एक एंट्री जो हमारी और बनती थी सर, आपने जो प्रीमियम ये 1 लाख रुपीज देने थे सर, इसका जो लॉस था, इसका जो 1 लाख रुपीज का जो आपका लॉस था सर, आपने इस लॉस को सिंकिंग फंड में तो डाला नहीं। जब आपने कहा था कि जितना भी प्रीमियम आप पे आउट करोगे उसको आपने सिंकिंग फंड में से क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो आप यहां पे उसकी एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। तो यहां पे एंट्री क्या डालेंगे, और वैसे भी सिंकिंग फंड से डिडक्ट होगा तो सिंकिंग फंड क्या होगा, डेबिट। तो क्या कहेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट। सर ये 1 लाख का जो प्रीमियम हमें देना पड़ा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 1 लाख। एंड फाइनली सर लास्ट एंट्री, जितना भी बैलेंस आपका, मैं पहली बार यहां पे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सर इसको अब ट्रांसफर कर दो, सारा कुछ हमने कर तो दिया सर, जितने भी हमारे दैट मीन्स पॉइंट्स थे, जो भी हमने यहाँ पे करना था सर, सारी एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके, इन्वेस्टमेंट भी सेल कर चुके। तो आपका सिंकिंग फंड के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है सर, सिंकिंग फंड का बैलेंस यहाँ पे आप क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो नॉर्मली मैं आपके लिए जस्ट एक वैल्यू लिख रहा हूं, आप यहां पे ऐसे करना, नॉर्मली इन एंट्रीज की पोस्टिंग सिंकिंग फंड अकाउंट में करके देखना, आपके लिए एक होमवर्क का पार्ट है। आप इसका अकाउंट बना के देखना ईयर वाइज, एंड लास्ट में जितना भी ये बैलेंस यहाँ पे आएगा उस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 20,26,000। क्लियर? तो चेकआउट करना चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो कि 20,26,000 आपका जो बैलेंस आएगा सर, उस बैलेंस को जनरल रिजर्व के अंदर मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो यहां पे सर एक क्वेश्चन आपका क्या हुआ कंप्लीट, जिसके अंदर आपने अकाउंटिंग एंट्रीज करी। एंड ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मैंने दिया। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवा देता हूं, अगर मुझे नीड लगी तो मैं आपको इसी क्लास के अंदर, अदरवाइज आप इसको सॉल्व आउट करना एंड सॉल्यूशन मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? दैट मींस इसके फाइनल आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, हल्का सा अगर आपको देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं सर। एक्स लिमिटेड इशूड 2000, दैट मींस नंबर ऑफ डिवेंचर, 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर। क्लियर? ऑफ ₹1000 ईच। सर पहले तो मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना अपने को आता नहीं है। 2000 इंटू 1000 कितना होता है सर, ये 000 20 लाख रुपए की। मतलब सर अल्टीमेट कहना तो 20 लाख रुपए ही जाता है, बट डरा दिया सर 1000 ईच का कह के 2000 डिवेंचर्स थे ऑन 1/4/14। दीज आर रिडीमेबल ऑन 31/3/19। सर 5 साल का क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर क्या आपका क्या जा रहा है। फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स द कंपनी मेंटेन सिंकिंग फंड अकाउंट। कंपनी आपका सिंकिंग फंड अकाउंट मेंटेन कर रही है। क्लियर? ठीक है जी। एंड एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना है, 3 लाख रुपीज। अरे सर क्वेश्चन जाना पहचाना सा है। जो एग्जाम्पल मैंने नॉर्मली आपको करवाई थी स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में जो हाफ एन आवर मैंने डिवोट किया था, जिसमें 3-3 लाख की एग्जाम्पल आपके सामने बनाई थी, ये वही क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर? एंड दिस अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन 10% सिक्योरिटीज ऑन 31/3/2019। कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट क्या कर दी, सोल्ड कर दी एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। लो जी, प्रॉफिट भी बता गया। एंड डिवेंचर्स वर रिडीम्ड। प्रिपेयर, बस यहां पे मैंने आपसे क्या पूछा, अकाउंट बना के दिखाओ, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो हल्का सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, बट इससे पहले आप नॉर्मली जस्ट जो हमने स्टार्टिंग के अंदर सर, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर एग्जांपल यहां पे करी थी, जो एग्जांपल हमने ये 3 लाख रुपीस वाली करी थी सर, आपके सामने यही एग्जांपल दोबारा रख रहा हूं, सो दैट आप इस एग्जांपल को देख के एक बार वैल्यूज याद कर सको कि सर पहले साल, हर साल आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, इन्वेस्टमेंट होगी, अगले साल इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगी, बट लास्ट ईयर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करके रिडम्पशन कर देंगे। तो आपके लिए जस्ट यहां पे सर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। क्लियर? आप लोगों के लिए एक होमवर्क है बिकॉज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाना है। क्लियर। सो मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड ये सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख चुका। क्लियर। एंड यहां पे मैं आपके आंसर्स कोड कर देता हूं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए। सर मैं यहां पे यहीं पे लिख देता हूं। सर ये काइंड ऑफ मैंने यहां पे लिखा क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन। सर ये वही सॉल्यूशन है। अब एंट्रीज आप खुद डालेंगे अपने आप, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट वर्ड टू वर्ड आपका सेम है। सर ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी आप निकाल चुके, तो सर आपने अगर 40,000 पे उसको सेल किया, आपने खुद कहा था कि लास्ट साल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 13,92,300। तो 40,000 का इंटरेस्ट, सॉरी 40,000 का प्रॉफिट, तो कहने का मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, वो कितने की होगी, 14,32,300 रुपीज की। सर सारे आंसर तो आप निकाल के बैठे हो, आप कह रहे हो जी मेरे को सॉल्यूशन नहीं पता। एंड एक और आपकी हेल्प कर देता हूं, यहां पे सर क्या प्रीमियम हमारा था, दैट मीन्स क्या हमने कोई प्रीमियम जाते हुए पे आउट करना था, कुछ भी नहीं। तो यहां पे सर लास्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आपका कितना आएगा, ₹18,71,530। ये लो सर, आपके लिए आंसर भी लिख दिया मैंने। अब ये आपका नॉर्मली होमवर्क है। क्लियर। एंड सर इसमें डिबेंचर अकाउंट बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे सर, बाय बैंक जो आपने पहले इशू करे, फिर हर साल बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, एंड लास्ट साल में जाके टू बैंक अगेन पेमेंट कर देना, या टू डिबेंचर होल्डर्स दिखा के डिबेंचर होल्डर अकाउंट में अपना पेमेंट हो जाएगी। तो डिबेंचर अकाउंट यहां पे दैट मींस अहमियत नहीं रखेगा जितनी वैल्यू आपकी सर इस टॉपिक की है। तो आप यहां पे सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे, मेन चीज, एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, साफ साफ। क्लियर। आंसर्स आपके सामने बिल्कुल पड़े हैं। क्लियर। हो सके तो अगर आपको लगता है कि मैं डाउट है, तो आप नॉर्मली पहले इसकी एंट्रीज बना लेना, आफ्टर दैट इसका अकाउंट बना लेना, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। जस्ट ये +1 का काम आपको दे रहा हूं कि पोस्टिंग करके देखनी है, 2 अकाउंट बना के देखने हैं आपने। क्लियर। आइए मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए है, दैट मीन्स एक नया कॉन्सेप्ट। अ कंपनी हैड दैट मीन्स ऑलरेडी है। क्लियर। ₹8 लाख 5% डिवेंचर, एंड क्या लिखा हुआ है, ₹8 लाख 5% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/1/2012, रिडीमेबल ऑन 31/12/12। ठीक है सर, उसी साल के अंदर, एक साल के अंदर, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ऑन दैट डेट सिंकिंग फंड वॉज, मतलब ऑलरेडी सिंकिंग फंड के अंदर बैलेंस कितना पड़ा है, 7,49,000, रिप्रेजेंटेड बाय ₹7,60,000, 4% गवर्नमेंट स्टॉक। मतलब सर आपने ये पैसा, ये 749,000 आपने क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय 7,60,000 है। मतलब सर ये नॉमिनल वैल्यू है। क्लियर। नॉमिनल वैल्यू है, एंड इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 7,49,000। यूजुअली होता है सर कभी डिस्काउंट पे मिल गया मेरे को स्टॉक, दैट मीन 760 वाली चीज है तो 760 की है ना, इन्वेस्टमेंट तो 760 की है ना, बट वो मुझे कितने की मिली, 749 की। चलो कोई बात नहीं सर, चलते हैं आगे। द कंपनी सोल्ड द होल इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 120%, आपने उसको 120% में सेल कर दिया, एंड रिडीम्ड ऑल द डिवेंचर्स एट द रेट 102.5। अरे सर 100 रुपए का डिवेंचर लेके 102.5 पे दे रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी रिडम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे है। ठीक है जी। द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन हर साल का कितना है, 30,000। प्रिपेयर, यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा डिवेंचर अकाउंट बनाना, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्योंकि सर सेम क्वेश्चन नीचे आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आप खुद यहां पे होमवर्क बनाएंगे। दैट मीन्स मैं आपके सामने, मैंने क्वेश्चंस बनाए ही इस वे से हैं कि 2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एंड 2 क्वेश्चंस आप खुद एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ वहां पे करेंगे। क्लियर। तो आइए यस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर छोटा सा क्वेश्चन है, एंट्रीज की तरह नहीं है, यहां पे तो ऑलरेडी हमारे पास सारे बैलेंसेस गिवन है। तो आइए सर यहां पे क्वेश्चन नंबर 3
सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यस सर। अब यहां पे सर मैं छोटे छोटे थोड़े से फॉर्मेट्स बना ही लूं सो दैट, ये लो सर, ये 5% आपका कितना था, सॉरी ये, हाँ 5% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि इसमें कौन सा कुछ करना है सर, 1 साल का अकाउंट तो बनाना है। एंड ये आपका, सॉरी, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट आगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे एंड इसका फॉर्मेट भी अलग होगा क्योंकि आपकी नॉमिनल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू अलग अलग है। जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते थे, सेम डिटो क्वेश्चन वही है। यहां पे आपके साथ दो दो कॉलम्स बनेंगे जिसमें आप अपनी एक नॉमिनल वैल्यू, क्लियर, और जिसका आप दूसरा नाम क्या देंगे, कैपिटल वैल्यू। अगेन यहां पे नॉमिनल वैल्यू। सर वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपका सेम है एंड इवन मे बी ग्रुप के अंदर मैं एक क्वेश्चन आपको और दूंगा सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे से करें, क्लियर। एंड एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। लो सर, फॉर्मेट हमारा तैयार, क्लियर। ये हमारा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक छोटा सा उसने डिबेंचर होल्डर अकाउंट कहा था। लो सर, वो भी बना देते हैं क्योंकि उसमें तो सर पेमेंट ही करनी होगी, उसमें कौन सा कुछ ज्यादा है। डेबिट, लो जी सर, सबसे पहले यहां पे तो हम अपने बैलेंसेस नोट डाउन करेंगे कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास थे। जैसे आपने कहा था सर कंपनी के पास ऑलरेडी 5 लाख के डिबेंचर हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने सर, 8 लाख। यहां पे दोबारा लिखना, क्लियर, 8 लाख के डिबेंचर। एंड ऑन दैट डेट सर आपका सिंकिंग फंड का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सर 7,49,000 आपके सिंकिंग फंड में पड़ा है, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि आपको इंटरेस्ट भी याद रहे, तो यहां भूल जाओ, क्लियर। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो सर इसको बनाएंगे कैसे सर, इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉमिनल वैल्यू 7,60,000 जो लिखा हुआ था फेस वैल्यू, एंड कैपिटल वैल्यू 7,49,000 जितने की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है, ठीक है सर। एंड आफ्टर दैट सर जब क्वेश्चन मैंने रीड आउट किया तो आपने ये कहा कि कंपनी ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, क्योंकि अब तक तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस थे वो मैंने डाल दी, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, जितने भी थे बैलेंसेस मैंने ओपनिंग डाल दिए। सर मैं तो क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई वे से करना चाह रहा हूं, क्लियर। एंड सर आप कह रहे थे कि आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, तो नॉर्मल सी बात है कि बाय बैंक वर्ड आएगा क्योंकि पैसे आपके पास आएंगे, क्लियर, कि नॉर्मली बाय बैंक अकाउंट। सर जाहिर सी बात है कि आपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बेची, होल इन्वेस्टमेंट बेची, तो नॉमिनल वैल्यू तो 760 ही आएगी। बट सर आपने वो इन्वेस्टमेंट 120% पे बेची, तो कहने का मतलब 7,60,000 का 120% कितना हुआ। आप कहोगे सर 749 का 120% क्यों नहीं किया। हमेशा जो भी परसेंटेज होगी एंड जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा सर हमेशा फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू मिलेगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग। एंड आप अच्छे खासे AS13 भी कर चुके, इन्वेस्टमेंट टॉपिक भी कर चुके सर, अब ये क्वेश्चन पूछने अच्छी बात नहीं है, क्लियर। तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यहां पे लिखेंगे कि 760 इंटू 120%, सर आपने 9,12,000 की वो चीज सेल करी। अब मैं यहां पे प्रॉफिट क्या निकालूंगा सर, 912 की सेल करी एंड 749 की एक्चुअली थी, तो प्रॉफिट कितना हुआ 163। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू सिंकिंग फंड अकाउंट की प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा 1,63,000। लो सर ये अकाउंट तो हुआ कंप्लीट, इसमें तो कुछ भी नहीं करना सर, ये एक नॉर्मल सा पॉइंट था कि जस्ट 7,60,000 को 120% करके, क्योंकि सर फेस वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू का ही आपने वहां पे चेकआउट करना है, क्योंकि जब वो सेल होगी वो नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग सेल होगी, नॉट कि तुमने उसको कितने का परचेज किया था,
कि आपने 749 किया। यार तुम अपना प्रॉफिट लॉस अलग निकालो, जो तुम्हें नफा नुकसान हुआ तुम अलग देखो। ठीक है सर, आप यहां पे सर आइए। पहले तो जो आपके ये डिवेंचर्स थे इसको तो सर बाद में देखेंगे। पहले तो सर ये जो प्रॉफिट आया बाय SFI इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,63,000 से बैलेंस बढ़ा सर। बाय सरप्लस अकाउंट सर, एक आप एनुअल कंट्रीब्यूशन कह रहे थे 30,000 का, एंड सर बाय इंटरेस्ट तो भी मिलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर सर, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी सर? 7,60,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 4% पे इन्वेस्टेड थी, तो 7,60,000 का 4% कितना हुआ? 30,400। लो सर, ये भी हमारा क्या हुआ? कंप्लीट। एंड जितना बैलेंस यहाँ पे आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैंने कौन सा कोई प्रीमियम देना है? अगर यहाँ पे प्रीमियम है, सॉरी यहाँ पे प्रीमियम है भाई मेरे, प्रीमियम है, वो पिछला क्वेश्चन था। यहाँ पे सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना सर? आपके कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स थे? आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? 2000। सॉरी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, पिछला क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है बार बार। सर आपके डिवेंचर थे 8 लाख रुपए के, तो अगर मैं नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पे फाइंड आउट करूं एक नॉर्मल सा कि आपका 100 रुपीज का था सर, 8 लाख के डिवेंचर डिवाइड बाय 100, तो 8 लाख डिवाइड बाय 100, 8,000 डिवेंचर्स आपके आए, 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी सर, आ गया समझ? 8,000 और आप 102 पे कहने को कह रहे थे, तो मतलब 2.5 रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो 8,000 इंटू 2.5, क्लियर? कितना हुआ सर? 20,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा यहाँ पे आपको। एंड फाइनली जो बैलेंस यहाँ पे बचेगा टू जर्नल रिजर्व। अब आप इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। लो सर, टोटल लगवाना 749, 1,63,000 प्लस 30,000 प्लस 3,400 माइनस 20,000, 9,52,400 रुपीज। सर दिस इज द फाइनल अमाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। अरे सर पॉइंट ही कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंसेस उतारे, इन्वेस्टमेंट बेची, पैसे आए, रिडम्पशन कर देंगे। लो सर, यहां पे इनको नहीं पता कि प्रीमियम देना या नहीं देना, बट यहां पे मैं क्या कहूंगा इनको, टू डिवेंचर होल्डर्स, कि भाई साहब डिवेंचर होल्डर अकाउंट में जाओ एंड अपनी पेमेंट ले लो। कितनी? 8 लाख रुपए, क्योंकि सारे के सारे मैंने क्या कर दिए? रिडीम कर दिए, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो लिटरली कुछ भी नहीं करना। डिवेंचर होल्डर अकाउंट में आया, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा इनको? बाय 5% डिवेंचर्स। एक तो 8 लाख रुपए ये देने हैं, क्लियर? बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो देना है वही सर 8,000 डिवेंचर्स के ऊपर जो 2.5 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, क्लियर? 20,000। एक्चुअली वो तो मैं रिजर्व्स में से सेट ऑफ कर रहा था, देने तो यहां पे है ना मुझे, पेमेंट तो यहां पे होगी ना उस 20,000 की। आप कहोगे सर दोबारा फिर आपने लिख दिया टू बैंक अकाउंट 8,20,000। लो सर, फाइनली मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। एंड लिटरली ये क्वेश्चन जितना आप देखने में कह रहे हो ना सर, उतना क्वेश्चन में भी आपको ये सिंपल लगा होगा। क्यों सर? इन्वेस्टमेंट बेचनी है एंड वही सिंकिंग फंड अकाउंट एक बनाना है। सिंकिंग फंड अकाउंट में क्या है सर? ओपनिंग बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट बेच के जो प्रॉफिट लॉस हुआ, क्लियर? हर साल का कंट्रीब्यूशन जो आपके पास आया, इंटरेस्ट मत भूलना, ये पॉइंट मत भूलना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना, क्योंकि तुम्हारी गलती यही होगी। तुम बाकी सब कुछ बोल दोगे बट इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोल के गया। अरे सर इस 4% का ख्याल रखो, ये 4% तो भी आप रिसीव करोगे। इज दैट क्लियर? तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो इसी बेसिस पे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं, समझा रहा हूं, एंड इसके आंसर्स आपको यहीं पे कोड कर दूंगा, सो दैट आपको नेक्स्ट आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी, तो नॉर्मली सर क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड ऑन 1/4/2017 एंड लिटरली बीकॉम में लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस उनको डिवेंचर के करवाए थे, सिर्फ 2 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन वन ऑफ दैट था। उनमें से एक क्वेश्चन ये था, एंड एग्जैक्टली 15 मार्क्स का यही क्वेश्चन जो आप अपने हाथ से करेंगे, यही क्वेश्चन एग्जैक्टली बीकॉम के एग्जाम में आया था। अब आप कहोगे सर हमें बीकॉम की क्या चिंता, सर हमारे कौन सा पता एग्जाम होंगे या नहीं होंगे।
बट लिटरली जितना तुम डिबेंचर यहाँ पे करोगे ना, तुम्हारा सारा सिलेबस बीकॉम का ऑलरेडी कवर हो रहा है। क्लियर? यस, 12% डिबेंचर्स कितने के पड़े हैं? 7,50,000 के, मतलब 7,50,000 के डिबेंचर्स ऑलरेडी हैं। सिंकिंग फंड के अंदर बैलेंस कितना पड़ा है? 6 लाख, एंड वही 6 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है 10% सिक्योरिटीज को बाय द नॉमिनल वैल्यू 6,50,000। मतलब ये आपकी क्या है सर? नॉमिनल वैल्यू। क्लियर? एंड 6 लाख रुपीज आपकी क्या है? कैपिटल वैल्यू। इतनी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज लिखा हुआ है सिक्योर्ड बाय द बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो मेरे को क्या लेना है, जहां मर्जी इन्वेस्ट करो, अपने को मतलब है कि कितनी नॉमिनल वैल्यू है, कितनी कैपिटल वैल्यू है, और कितने रेट पे लगा रखे। क्लियर? एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड वॉज 1,20,000 मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, एंड ऑन 31/3/2018 बैलेंस एट बैंक वॉज कितना था? 3 लाख रुपए बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। ताकि तुम्हें फाइनेंशियल पोजीशन बता के जा रहा है और कुछ नहीं है, सिर्फ बता के जा रहा है कि 3 लाख तुम्हारे पास पहले पड़े हैं। ठीक है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया 90% पे। अरे सर आप एक बार बताओ, अगर मैं अकाउंट आपके सामने यहीं पे रखूं, सर आप 6,50,000 नॉमिनल वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट 90% पे सेल करेंगे, तो सर 6,50,000 इंटू 90% कितना हुआ? 5,85,000। क्लियर? एंड वो आपने ले कितनी की रखी थी? सर उसकी कैपिटल वैल्यू 6 लाख है। जाहिर सी बात है कि 15,000 आपका क्या आएगा? लॉस आएगा। क्या सर बच्चों वाले क्वेश्चन? बिल्कुल लिटरली उसकी कैपिटल वैल्यू है। जो आप स्टार्टिंग में कहते तो थे कि मैंने 6 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट ली विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 6,50,000, बट मैंने उसको सेल कितने में किया? 90% में। तो साफ ही पता है 10% आपका लॉस आएगा। दैट मीन्स 15,000 आपका लॉस आएगा। क्लियर? एंड डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कोई दिक्कत नहीं सर। कितने के डिबेंचर थे? सॉरी कितने के डिबेंचर थे? 7,50,000 के। तो 7,50,000 का 10% कितना हुआ? 75,000। कोई दिक्कत नहीं सर। 75,000 को क्या कर देंगे? पहले सिंकिंग फंड अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे पहले आपने करा था यहां पे, सर प्रीमियम यहां पे कितना आएगा? मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। सर यहां पे ये प्रीमियम अब यहां पे कितना आएगा? थोड़ा सा एनलार्ज कर लो सर। यहां पे प्रीमियम कितना आ जाएगा? और मेरे भाई रुक तो सही। यहां पे प्रीमियम कितना आएगा? 75,000। क्लियर? कोई खास बात नहीं सर, बाकी सारा कुछ तो हम निकाल ही चुके। अब ये आपकी प्रैक्टिस है, एंड एक 75,000 यहां पे पेमेंट करते हुए। क्लियर? यस प्लीज। नेक्स्ट आगे और क्या चीज थी? प्रिपेयर। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018। कोई खास बात नहीं सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से आंसर्स हैं। तो आपके सामने एक आंसर तो मैंने रख ही दिया लॉस का। सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस मैं बता देता हूं कि सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर, सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर जो आप ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, वो कितना ट्रांसफर करेंगे? सर 6,95,000 आपका आना चाहिए। एंड प्लीज प्लीज वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने अभी करके दिखाया, एग्जैक्ट वही बनेगा। सिर्फ एक वैल्यूज प्लेस करने की बात है। हाँ पॉइंट यहां पे लॉस आ गया सर, पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था? प्रॉफिट था। सिर्फ इतना सा फर्क है। क्लियर? और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क आ गया कि यहां पे मैंने क्या कर दिया? लॉस। एंड लॉस के अकॉर्डिंग टू मैं आपको एंट्रीज भी बता देता हूं। क्लियर? सर आप कहोगे फिर क्वेश्चन करवा ही दो, नहीं। क्लियर? तो ये प्रॉफिट आपका इस साइड था, 1,63,000 था, तो नेचुरली लॉस आपका इस साइड आएगा। एंड ऊपर सर प्रॉफिट आपने यहां ट्रांसफर किया था, तो देन नेचुरली लॉस आपका यहां पे आएगा, डेबिट साइड। क्लियर? सो आप अपनी ओर से इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास। क्लियर? कुछ वर्क मैं करूंगा, कुछ वर्क आप करोगे, तब जाके हमारे ये बड़े बड़े टॉपिक्स क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। इज दैट क्लियर? होप सो आज का लेक्चर आपका बिल्कुल सही गया होगा, एंड आपको ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर वे से क्लियर हुई होगी। क्लियर? एंड नेक्स्ट ऑन नए लेक्चर के अंदर नया टॉपिक, नया मेथड शेयर करूंगा। आज सिंकिंग फंड मेथड ओनली मैंने क्या किया? शेयर किया। एंड जो दो क्वेश्चंस, एक सेकंड क्वेश्चन एंड एक फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया,
आप अपनी ओर से कॉपी पे प्रॉपरली बनाएंगे। एंड अगर कोई भी डाउट आया तो आप मेरे से बेझिझक वो डाउट क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।